अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आज करेंगे हम। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका चैप्टर 9। इसके बाद जो है आपके 2 चैप्टर्स बच जाएंगे कंपनी लॉ के, छोटे छोटे। उसे भी मैं करवा दूंगा, बट ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है आपका, इसलिए पहले जो है हम इसको करेंगे। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का मतलब बहुत सिंपल सा है। कोई भी कंपनी होती है उसे अपने रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, तो उन रिकॉर्ड्स रखने को बोलते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। इससे जुड़े हुए जो हैं बहुत सारे और प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, जैसे कि जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है और उसके बाद उस पर साइन होते हैं, तो कौन साइन कर सकता है। साथ ही में हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, इंटरनल ऑडिट के बारे में, यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है किसी कंपनी का, उसके लिए अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी, सेक्शन 128। आपका ये एक्ट बोलता है कि कंपनी को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप एंट्रियां पास करते हैं, लेजर्स, जर्नल वगैरह। बुक्स एंड पेपर होता है जैसे कि आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो गए, अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चीज़ें हो गई, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जो हर साल आप बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पर या बुक्स एंड पेपर्स के बेस पर। मतलब जितनी भी चीज़ें होती है सब कंसीडर करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके नोट्स टू अकाउंट्स आप बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स एनटी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंपनी को प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ऐसा आपका सेक्शन 128 बोलता है। साथ ही में जो चीज़ें हैं ये कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखनी पड़ेगी, या फिर ये चाहे तो कहीं और प्लेस पर भी रख सकते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम इसे कहीं और भी रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। हालांकि इस केस में जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पहले बताना पड़ेगा विद इन 7 डेज कि भैया हम जो है अपनी जो बुक्स हैं उसे कहीं और रखना चाहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं रखना चाहते हैं। साथ ही में ये जो बुक्स होगी ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होगी बाय डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स हैं वो इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी कि और कोई नहीं कर सकता ना। यानी कि मेंबर आकर ये नहीं बोल सकता कि मैं आपके जो है आपके जो ये जो पड़े हुए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स वगैरह, वो मुझे दिखाओ। डायरेक्टर्स देख सकते हैं, डायरेक्टर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। 8 साल के लिए आपको जो है प्रिजर्व रखना पड़ेगा ये। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, आप फेल हो जाते हैं, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर, या फिर फाइन हो सकता है 50,000 से 5 लाख रुपीज तक का, या दोनों भी हो सकता है। तो ये आपके जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रोविजंस हैं। स्टडी मटेरियल में जो है चार्ट बनाकर दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, जिससे हमने सारे प्रोविजन जो है फटाफट कर लिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारी चीज़ें वही लिखी हुई है। हर कंपनी को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं, हर साल बनाने होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ब्रांचेस। These books of accounts must be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting. Accrual basis और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो यहाँ बताया है। एक्रूअल का पैराग्राफ ये रहा, डबल एंट्री का ये रहा। वैसे आप जब छोटे थे तब आपने पढ़ा होगा, 11-12 में आपने पढ़ा होगा कि एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि जब जो चीज़ अकर हुई है, जब जो चीज़ हुई है उस टाइम उसे रिकॉर्ड किया जाए, ना कि जब पेमेंट रिसीव हो या फिर आप उसकी पेमेंट करें। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पर नहीं, बल्कि जब ट्रांजैक्शन होती है तब उसकी जो है एंट्री पास होनी चाहिए। यह है पॉइंट नंबर 1। साथ ही में डबल एंट्री का मतलब है कि हर एंट्री के डेबिट और क्रेडिट 2 एस्पेक्ट होते हैं, वैसे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये क्यों लिखा है? क्योंकि भैया कहीं ना कहीं जो है सिंगल एंट्री सिस्टम भी प्रिवेलेंट है। सबको मैंडेटरी नहीं होता है, पर कंपनियों को तो है डबल एंट्री फॉलो करना मैंडेटरी है। डेबिट क्रेडिट के हिसाब से जो है एंट्री करना है, एक्रूअल बेसिस पर एंट्री करना है, बुक्स रखना है। यहां तक की बात क्लियर है सर? तो आगे देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। सेक्शन नंबर 2 में बताया हुआ है, क्लॉज 13 में बताया हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। All the sums of money received and expended by a company and matters in relation to which the receipts and expenditure take place। जितना भी पैसा रिसीव हुआ है, जितना कंपनी ने एक्सपेंस में मतलब एक्सपेंड कर दिया यानी कि खर्च कर दिया, उनकी डिटेल रखनी होती है। सेल और परचेज करा है गुड सर्विसेज की, उसकी डिटेल रखनी होती है। एसेट लाइबिलिटी की डिटेल रखनी होती है। कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने जरूरी है तो उसकी रिकॉर्ड रखना होता है, उसकी डिटेल रखनी होती है। ये सारी चीजें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती है।
हालांकि जो आपके बुक्स एंड पेपर हैं, बुक्स और पेपर हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 12 में लिखा है, उसमें आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स एंड रजिस्टर्स मेंटेन्ड ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसा मैं बता चुका हूं। वाउचर, डीड्स एटसेट्रा ये सब आते हैं, रजिस्टर वगैरह आते हैं, जो हमने करा था ना, रजिस्टर बनाना होता है, वो सब आपके बुक्स एंड पेपर है। किस जगह पर आप रखेंगे सर? रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखेंगे, हालांकि किसी और जगह पर भी रख सकते हैं। उस केस में आप आरओसी को बता देंगे, उस केस में 7 डेज में आप आरओसी को इन्फॉर्म कर देंगे। यानी जो चीजें यहां पड़ी है वही चीजें यहां लिखी है। तो मैंने आपको दो बार पढ़ा दिया, दो बार पढ़ा दिया है सर। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आपको तो पता है कि आजकल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है हाथ से नहीं बनते, बल्कि ओरेकल लगा होता है, एसएपी लगा होता है, टैली ईआरपी लगा होता है, उसमें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। अब जब उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं तो उस केस में क्या होता है सर? उसमें जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं तो यहां पर उसके बारे में कुछ रूल्स लिखे हैं। रूल नंबर 3, कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 का रूल 3, जिसमें दे रखा है कि आप किस मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं। और ये क्या क्या चीज है वो यहां लिखा हुआ है सर, यहां पर देखिएगा आप। सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट बुक्स और पेपर्स मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक मोड shall remain accessible in India so as to usable for subsequent reference। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो रख रहे हैं उसे आप इंडिया में एक्सेस कर पाएं, यानी जब आप बटन पर क्लिक करें तो इंडिया में उसकी रिपोर्टें जनरेट हो जाए, वो लेजर ओपन हो जाए, तो एक्सेसिबल होंगे, तो आप उसे सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए यूज कर पाएंगे। मैं गया एक कंपनी में जहां पर जो उन्होंने ओरेकल का सिस्टम था वो लगाया हुआ था यूएसए में। यूएसए में हेडर कंपनी थी, इंडिया में जो था उनका सिर्फ क्लाइंट लगा हुआ था, सर्वर नहीं था। सारी चीजें हैं यूएसए से चलती थी, जो भी यहाँ पर एंट्री वगैरह हो रही है यूएसए में रिकॉर्ड होती थी। यहाँ तो सिर्फ डिस्प्ले होता था इंटरनेट के थ्रू, एंट्री करेंगे यहाँ से करेंगे, बट होगी कहाँ? सर्वर यूएसए में है। तो भैया कोई बात नहीं, आप कम से कम जो है इंडिया में उसको एक्सेस कर पाए ऐसी आप बंदोबस्त करके रखेंगे। और साथ में उसका जो बैकअप अगर आप बाहर बनाकर रख रहे हैं तो उसे आप बाहर बना सकते हैं, पर आप उसको रेगुलरली जो है इंडिया में भी आप लेकर आएंगे। यानी इंडिया में भी एक सर्वर रखना पड़ेगा। अमेरिका में है कोई बात नहीं, अमेरिका में लाइव जो है उसकी अकाउंटिंग कर लो, बट महीने महीने में, हफ्ते हफ्ते में, कभी कभी उसका बैकअप जो है एक इंडिया में भी रखो, इंडिया में भी एक सर्वर में उसको रखो। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए रूल्स लिखे हुए हैं। ये आएगा क्या पेपर में? जी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मतलब ये जो प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस हैं, ये जो अजीब अजीब से रूल्स दे रखे हैं, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बल्कि हाँ जो मैंने पहले बताया उसमें से ज़रूर पूछा जा सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करने होते हैं, कब तक प्रिजर्व रखने होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है, ये पूछा जा सकता है। पर अब ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के प्रोसीजर आ गए हैं, रूल्स आ गए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद भी करना पड़ रहा है, उसके बाद भी करना पड़ रहा है। एंड यस डेफिनेटली हमें करना है तो करना है। Information contained in the record shall be retained completely in the format in which they were originally generated, sent or received, or in a format which shall present accurately the information generated, sent or received, and the information contained in electronic record shall remain complete and unaltered। जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है उसी फॉर्मेट में आप रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपने जो है ओरेकल में कुछ अगर रिपोर्ट बनती है तो उसी फॉर्मेट में वो रहेगी, ओरिजिनल फॉर्मेट में रहेगी, ओरिजिनल फॉर्मेट में ही सेव रहेगी, भले आप उससे एक्सेल में एक्सट्रैक्ट क्यों ना कर पाते हो। बट जहां बात बैकअप की है, उसमें जो ओरेकल में जो एसक्यूएल जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, आपका जो टेबल्स में रिकॉर्ड्स बनते हैं, उसी में जो है चीजें मेंटेन रहेगी। और इन अ फॉर्मेट विच शैल प्रेजेंट एक्यूरेटली द इन्फॉर्मेशन जनरेटेड, सेंट और रिसीव्ड, एंड द इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल रिमेन कंप्लीट एंड अनअल्टर्ड। तो यार ये बस वही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस फॉर्मेट में आप रिकॉर्डिंग करते हैं उस सिस्टम में उसी में रखेंगे। फॉर्म चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, बट जो डेटा है उसको आप एक्यूरेटली जो है मेंटेन कर कर रखेंगे, ताकि जब हम बाद में रिट्रीव करें तो वही डेटा निकल कर आए जो हमने एक्चुअली में एंटर किया है। तो ऐसे जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आते हैं तो ये सारी आपको चीज़ें जो है बनानी पड़ती हैं, मतलब इंश्योर करनी पड़ती है। इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ब्रांच ऑफिसर्स shall not be altered
and shall be kept in a manner where it shall depict what was originally received from the branches. तो ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो कई बार क्या होता है ब्रांच का अलग सर्वर बना होता है छोटे स्केल पर, उसकी जो डिटेल है उसे आप अपने सर्वर पे चढ़ाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ब्रांच की डिटेल्स को भी आप बनाकर रखेंगे, अलग से दिखाएंगे, मतलब प्रिजर्व रखेंगे। रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात हो रही है तो प्रिजर्व रखेंगे आप। जो भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन अ लेगिजिबल फॉर्म। लेगिजिबल का मतलब कि आप उसे जो है ढंग से जो है शोकेस कर सकें, दिखा सकें, ऐसे फॉर्मेट में होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जा सके, ऐसी होनी चाहिए। बैकअप की बात मैं आपको बता चुका, इंडिया में पीरियोडिक जो है बैकअप जो है लेना पड़ेगा, इंडिया में सर्वर रखना पड़ेगा। साथ ही में कंपनी जो है रजिस्ट्रार को अपने सर्विस प्रोवाइडर का नाम, अगर गोडैडी का सर्वर लिया तो गोडैडी, और अगर अमेजन का लिया है तो अमेजन, किसी और का लिया है तो वो। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है सर्विस प्रोवाइडर का बताना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर का जो लोकेशन है सर्वर का जिसने भी आपको प्रोवाइड किया है, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स आर मेंटेन्ड ऑन क्लाउड सच एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, तो उस क्लाउड का एड्रेस बताना पड़ेगा। जैसे आईपी एड्रेस होता है 192.168.1.1, तो जो भी होता है दोस्तों आप उसे यहाँ पर जो है आप लिखेंगे, उस एड्रेस को बताएंगे, जो भी आपका एड्रेस है, जिस एड्रेस को डालने के बाद जो भी है आपका जहाँ पर भी जो है चीज़ें मेंटेन रहती है, जो भी सर्वर का लोकेशन वगैरह है वो आरओसी को आप बताएंगे। जो ब्रांच की बुक्स हैं इंडिया के बाहर हैं अगर या इंडिया में है, it shall be deemed to have complied with the provisions of subsection 1 if proper books of accounts relating to the transactions effected at the branch office are kept at that office and proper summarized returns periodically are sent by the branch office to the company at its registered office and kept open for inspection at the registered office of the company or at such place in India by director during business hours। यानी कि पहली बात सिर्फ डायरेक्टर्स ही जो हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली ऑडिटर आएंगे तो उन्हें भी परमिशन दी जाती है, बट वैसे डायरेक्टर्स के पास राइट होते हैं सारी बुक्स देखने के लिए, एम्प्लॉय के पास नहीं होते। अरे भैया एम्प्लॉय के पास तो हमने बोला भाई तू एसेट देख, तू लाइबिलिटी देख, तू एक्सपेंस देख, तू इनकम देख, जिसे जो राइट दिया है वो सिर्फ उतना ही देख रहा है, पर डायरेक्टर तो सब कुछ देख सकता है। तो ये यहाँ पर बात बताई गई है। और अगर आपके ब्रांच पर भी जो है चीज़ें मेंटेन रहती है, ब्रांच पर भी जो है चीज़ें मेंटेन रहती है, उस केस में ब्रांच से अगर पीरियोडिकल रिटर्न्स यहाँ पर हम भेजते हैं, समराइज रिटर्न्स भेजते हैं, तो माना जाएगा कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर ब्रांच की भी बुक्स रखी है, भले ही एक्चुअली में ब्रांच में मेंटेन हो, पर उसकी समराइज रिटर्न्स जो है वो आपके हेड ऑफिस पर, रजिस्टर्ड ऑफिस पर, ये जहाँ भी आपने रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहाँ पर पहुँचा दी हो। इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स सेक्शन नंबर 128 सबसेक्शन 3, any director can inspect the books of accounts and other books and papers of the company during business hours। तो 9 से 6 बजे तक होता है बिजनेस आवर्स, और उसी टाइम में जो है इंस्पेक्शन करी जा सकती है। सच इंस्पेक्शन मे बी डन बाय एनी टाइप ऑफ डायरेक्टर, नॉमिनी, इंडिपेंडेंट प्रमोटर और होल टाइम डायरेक्टर। तो कोई भी है, नॉमिनी डायरेक्टर मालूम है कौन होता है, जिसे नॉमिनेट करा जाता है, बनता है, उसके बारे में आएगा तो सीए फाइनल में करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी जो कि जिसके पास कोई शेयर वेयर नहीं होता, जिसका कोई रिलेटिव वगैरह कुछ नहीं होता, उसके बाद भी हम उसे जो है लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। प्रमोटर जिसने कंपनी बनवाई है, होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जो कि पूरा टाइम काम करते हैं। तो ये जितने भी टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, यानी सभी डायरेक्टर जो है इंस्पेक्ट कर सकते हैं। पहली बात यहाँ ये लिखा हुआ है, एक प्रोवाइजो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 3, यही जो सेक्शन 128 सब सेक्शन 3 है, इसका एक प्रोवाइजो है, एक एक्सेप्शन है, और वो ये कहती है कि यार देखो, अगर आपको जो है सब्सिडरी के अकाउंट्स को चेक करना है तो उसके लिए आप बोर्ड का एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन चाहिए होगा, फिर जो है आप सब्सिडरी की बुक्स भी अलग से चेक कर सकते हैं। अ पर्सन कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडरी ओनली ऑन ऑथराइजेशन बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी ने किसी कंपनी में ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स लिए हुए हैं 51%, तो बी लिमिटेड क्या हो गई सब्सिडरी, बट आपकी बुक्स में क्या आ रहा है, आपकी बुक्स में आ रहा है बी लिमिटेड के शेयर्स लिए हुए हैं, उससे ज्यादा बी लिमिटेड का कुछ नहीं आ रहा। अब आप चाहते हैं कि सब्सिडरी की बुक्स को जो है चेक किया जाए, तो कोई भी इंसान ऐसे ही चेक नहीं कर सकता, बिना ऑथराइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है ऑथराइजेशन मिलेगा, तब जो है कोई पर्सन, यहाँ पर अ पर्सन लिखा है,
सब्सिडरी की बुक्स चेक कर पाएगा। डायरेक्टर्स जो है कैन सीक द इन्फॉर्मेशन ओनली इंडिविजुअली एंड नॉट बाय और थ्रू हिज अटॉर्नी होल्डर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेंटेन आउटसाइड द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या होता है कि कई बार जो है इंडिया के बाहर जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मेंटेन किया गया है आउटसाइड द कंट्री, उस केस में डायरेक्टर जो है किसी को नहीं बोल सकते कि भाई मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं, तुम जो है बाहर वाली जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाहर रखे हुए हैं उसे आप चेक कर लो, इंस्पेक्ट कर लो, इंफॉर्मेशन मंगवा लो। नहीं सर, अपने एजेंट से, अटॉर्नी होल्डर से, इवन पावर ऑफ टर्नी होती है जिसमें सारे राइट पावर दिए होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको जो है वो होने के बाद भी, राइट होने के बाद भी जो है वो लोग जो है बाहर से जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मंगवा सकते अगर कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने इंडिया के बाहर रखी हुई है, बाहर मेंटेन करी हुई है। डायरेक्टर खुद ही मंगवा सकता है। ये कंट्रोल के लिए जो है प्रोविजन लिखे गए हैं, रूल नंबर 4 सब रूल 4 में बात लिखी हुई है। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट से दोस्तों आपको जो है 8 साल तक जो है बनाकर रखने होते हैं, मेंटेन रखने होते हैं कि भैया ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर मेरा चल रहा है 17-18 तो खत्म होने के बाद 8 साल तक, 2021 चल रहा है मेरा फाइनेंशियल ईयर 8 साल तक, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, तो 8 साल तक जो है आपको कम से कम मेंटेन रखने होंगे। उसके बाद आप चाहें तो हटा सकते हैं, नहीं तो आप रख सकते हैं भैया जितना भी टाइम है ना सर। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस भी आपको कंप्लाई करने होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कभी असेसमेंट हो जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने होते हैं, तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस भी आपको कंप्लाई करने होंगे। और अगर उसमें लिखा है कि आपकी असेसमेंट जो है बाद में हो सकती है, 6 साल में हो सकती है, तो फिर डेफिनेटली, या ज़्यादा सालों में हो सकती है, डेफिनेटली आपके पुराने रिकॉर्ड्स उन्हें चाहिए होंगे फिर। तो इसीलिए वैसे तो यार कोई भी जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में रखती है और इलेक्ट्रॉनिक में जो है पिछले सभी सालों का जो है डेटा मेंटेन रहता है। बट कई बार ये होता है कि मान लो आपने टैली में जो है डेटा मेंटेन किया है, उससे आप ओरेकल पे जा रहे हैं, तो वो एंट्रियाँ जो है शिफ्ट होती है। अब क्या होगा कि कंपनी कहेगी टैली का डेटा हम कब तक रखें, तो 8 साल तक वो डेटा रख लेंगे, उसके बाद ओरेकल पे शिफ्ट हो चुके हैं तो आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये होता है, ज़रूर होता है, ये मैंने देखा है लाइव। बट हाँ, 8 साल तक जो है आपको कम से कम मेंटेन रखना होता है। वेयर इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी केप्ट for such period longer than 8 years as it may deem fit and give direction to that effect। भाई इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है 8 साल से ज़्यादा के लिए भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन अब रखेंगे। पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बुक्स, सेक्शन नंबर 128 सबसेक्शन 6। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, कई सारे होल टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, फाइनेंस का जो इंचार्ज है उसकी बात करी जा रही है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की बात करी जा रही है, एनी अदर पर्सन ऑफ कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड विद ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128। किसी भी इंसान को 128 प्रोविजंस जो है उसको कंप्लाई करने के लिए अथॉरिटी दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया है, उस बंदे को भी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पेनल्टी क्या होगी सर? पेनल्टी अगर नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं कंप्लाई कर पाते आप। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफेंस, इसका मतलब हर चीज जो आपने फॉलो नहीं करी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखे, 8 साल मेंटेन नहीं रखा, दो अलग चीज हो गई ना। हर ऑफेंस के लिए जो आपने करा है पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज और बोथ। तो ये चीज़ें जो है हमने यहाँ पर जो करी है चार्ट में, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जब आपको लर्निंग करनी है, याद करना है, तो आप सिर्फ ये चार्ट को पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। और चार्ट में जो है 2-4 बातें एडिशनल आप लिख लें, आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट, इससे ज़्यादा करने की कुछ आपको आवश्यकता नहीं है, काम खत्म। एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है, XYZ लिमिटेड वॉन्ट्स टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, इज दिस अ वैलिड एक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड? भैया देखिए, आपका जो सेक्शन कहता है 128, वो कहता है कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हर फाइनेंशियल ईयर के, वो एक्रूअल बेसिस पर जो है और डबल एंट्री सिस्टम पर जो है रखने होते हैं। नो एक्सेप्शन हैज़ बीन गिवन बाय द एक्ट टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द अबव रिक्वायरमेंट। इसीलिए XYZ लिमिटेड को अपने अकाउंट जो हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है कैश बेसिस पर वो नहीं रख सकते।
ये हो गया आपका पहला पार्ट। सेक्शन नंबर 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, कब तक रखने होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। सेक्शन 129 आपने सुना ही होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी बार मैंने यूज करा है। सेक्शन 2 क्लॉज 40 में भी लिखा है कि भैया देखें, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एनी एक्सप्लेनेटरी नोज एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनता है, सारा का सारा। हालांकि सेक्शन 129 जो है वो गवर्नमेंट कंपनी पर जो डिफेंस प्रोडक्शन में लगी है उन पर नहीं लगता है। टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग, खैर ये तो हट चुका है, तो ये चीज़ आपको खैर आप नहीं पढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट कंपनी डिफेंस प्रोडक्शन में है उन पर नहीं लगता, तो इतना कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। बैलेंस शीट, पीएनएल, इनकम एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स। Point 1, all policies have been followed, we have following this is following charging depreciation on WDV etc etc, वो सब लिखा होता है, शेड्यूल बने होते हैं, डिटेल डली होती है। However, financial statement with respect to 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाने की जरूरत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किनको नहीं बनाने की जरूरत है, क्वेश्चन आ सकता है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ेगी, जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगी वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगी, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो शेड्यूल 2 के हिसाब से चार्ज होगा। बस सर इतनी बात है। हाँ जी। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जो 31 मार्च को एंड होता है हर साल, and where it has been incorporated on or after first day of January of a year, the period ending on the 31st March of the following year, in respect whereof the financial statement of the company body corporate is made up। मतलब ये कि आपने अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा 1 फरवरी को, तो अब 1 फरवरी से 31 मार्च के फाइनेंशियल बनाओगे क्या? दी आंसर इज नो। अगला जो 31 मार्च आएगा तब तक के पहले फाइनेंशियल बनाओगे, और एक बार 31 मार्च के बना लिए तो हर साल जो है फिर नेक्स्ट 31 मार्च को जो है अगला साल आपका खत्म होगा, और 1 अप्रैल से 31 मार्च का आपका ईयर चलता रहेगा हर साल। हालांकि 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 अगर ऐसी कोई कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट ऐसी है जो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी है, वो चाहे जिससे कि कंसोलिडेशन के लिए एक अलग डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना जरूरी है इंडिया के बाहर, मतलब मान लेते हैं आपकी एक कंपनी इंडिया के बाहर है और वहां वाला लॉ बोलता है कि भैया आप तो जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का ही ईयर रखेंगे। ये कंपनी बाहर है और इसकी जो रिलेटेड कंपनी है होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट वो इंडिया में है। इंडिया वाला कहता है नहीं भाई आप 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक का जो ईयर रखेंगे आप। यहाँ बोला गया कि अगर कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और उसकी जो है होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट इंडिया में है, और साथ में बाहर वाली कंपनी जो है उसको कंसोलिडेशन के लिए कोई डिफरेंट ईयर फॉलो करना पड़ता है, उस केस में आप जो है डिफरेंट ईयर फॉलो कर सकते हैं। और ये कब कर सकते हैं? ट्राइब्यूनल की परमिशन के बाद आप कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारी जो कंपनीज हैं, जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था उस टाइम तो सब लोग अपना 12 महीने का कोई भी पीरियड फॉलो कर रहे थे। कंपनीज एक्ट ने बोला चलो 2 साल आपको टाइम देते हैं, 2 साल में अपना फाइनेंशियल ईयर अलाइन कर लो और जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च का बना लो। तो ठीक है, अब तो टाइम निकल गया है, सब लोगों का जो ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का है, इनकम टैक्स का है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और सभी जगह ऐसा है। बट मैं सवाल पूछता हूँ यार, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्यों नहीं करते? जैसे साल चलता है वैसे ही कर दो। शेड्यूल 3 हैज बीन अमेंडेड 6 अप्रैल 2016, बहुत पहले अमेंड किया होगा। Division 1 deals with financial statements for a company whose financial statements are required to comply with the company's accounting standard rules 2006. And Division 2 deals with the companies whose financial statements are required to comply with company's Indian accounting standard rules 2015. अरे बकवास है। अब कई कंपनीज जो है बड़ी कंपनीज है उन्हें तो इंड एस फॉलो करने पड़ेंगे ना, और कुछ जो कंपनीज है उन्हें एएस की भी छूट दी गई है।
तो उसके बारे में जो है 2 अलग अलग जो है डिवीजन बनाई होगी, हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू एंड फेयर व्यू जो है उसके हिसाब से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए कि जो आपकी कंपनी में चीज़ चल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर हमें वही पता लगना चाहिए कि जो आप एक्चुअली में कर रहे हैं। लॉस मेकिंग कंपनी है, एक्चुअली में लग रहा है प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एक्चुअली में आप लॉस दिखा रहे हैं, आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिक्टिशियस अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, इधर उधर जो है अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपकी हर एक एक्टिविटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। It shall comply with the accounting standards notified under section 133 and shall be in the form or forms as may be provided for different class or classes of companies in schedule 3. Non-applicability. Nothing contained in this section shall apply to any insurance or a banking company or any company engaged in generation of supply or electricity or any class of companies for which a form of financial statements has been specified in or under the act governing such class of company. बैंकिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से बनती है तो उन्हें शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी की अलग ढंग से बनती है, इंश्योरेंस की अलग ढंग से बनती है, बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी अलग ढंग से बनती है, जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है उनका भी अलग ढंग से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो उन्हें शेड्यूल 3 फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और इवन फाइनेंशियल ईयर के लिए भी जो है मतलब इस सेक्शन के तो कोई भी क्लॉजेज नहीं लगेंगे, ये बोल दिया है, तो इस सेक्शन का कोई भी क्लॉज नहीं लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी गवर्न बाय अदर लॉ, अपने अपने एक्ट में जो दे रखा है उसको फॉलो करेंगे। लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 सबसेक्शन 2 At every annual general meeting of a company, the board of directors of the company shall lay before such meeting financial statements for the financial year. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाएंगे, शो करेंगे। तो यहां तक की बात क्लियर है, तो आज की क्लास में यहीं तक करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम बात जो है बाद में करेंगे, आराम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो है हम कल की क्लास में जो है यहाँ तक पढ़ेंगे, री ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स तक पढ़ेंगे। फिर आगे जो है बहुत सारे टॉपिक्स आपके आते रहेंगे, उसे हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना सर। आज जो है हमने स्टार्ट कर लिया इस चैप्टर को, और हमने करीब करीब जो है कितने पेजेस कर लिए। पहला पेज तो आप छोड़ ही दीजिए, और उसके बाद जो है करीब करीब जो आप कह सकते हैं 7 पेज हमने कर लिए हैं। 9 दिख रहे हैं वैसे यहाँ पर स्क्रीन पर, और 2 पेजेस तो स्टार्टिंग में कुछ था नहीं, तो हमने जो है 7 पेजेस कर लिए हैं। टोटल इसमें कितने पेजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ, एंड का छोड़ दें, समरी आप छोड़ दें, तो इसमें 52 पेजेस हैं। 7 पेजेस करेंगे तो 7 वीडियोज़ में जो है अगले, मतलब एक हो गया तो अगले 6 वीडियोज़ में जो है आपका ये कोर्स हो जाएगा, ये वाला जो है चैप्टर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।